हेलो मित्रों, स्वागत है आज की क्लास में आपका। आज हम पढ़ेंगे हिंदी के उन प्रश्नों को जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में एक एक अंक में पूछा जाता है। चाहे आप टेट की परीक्षा में बैठते हो, नेट की परीक्षा में बैठते हो, एसएससी की परीक्षा में बैठते हो, या किसी भी प्रकार का हिंदी का जो प्रश्न पत्र आता है, जो ऑप्शनल होता है, एक एक नंबर का होता है। 10वीं के लिए होता है, 12वीं के लिए होता है, फिर ग्रेजुएशन लेवल पे होता है, स्नातकोत्तर लेवल पे होता है, या कोई प्रतियोगी परीक्षा हो। जब आप बैठते हैं तो देखते हैं कि एक एक नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें कवि पूछा जाता है, लेखक पूछा जाता है, उनसे संबंधित रचनाएं पूछा जाता है, उनका काल पूछा जाता है। तो उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को आज मैंने सेलेक्ट किया है, जिस पर चर्चा हम करेंगे। पहला प्रश्न होगा, 84 वैश्रवण की वार्ता के रचयिता कौन है? प्रश्न आता है कि 84 वैश्रवण की वार्ता के रचयिता कौन है? ऑप्शन आपके दिए रहेंगे। ऑप्शन ये है विठलनाथ, गोकुलनाथ, नाभादास और चतुर्बुद्धदास। तो ये देखेंगे 84 वैश्रवण की वार्ता जो पुस्तक है, उसके रचयिता है गोकुलनाथ जी। आप ऑप्शन टिक कर लीजिए, कागज कलम लेकर बैठिए और ऑप्शन इस पर टिक करिए, गोकुलनाथ। गोकुलनाथ पहले प्रश्न का उत्तर होगा। इसको आप गोरा बनाना हो तो गोरा बनाइए, टिक करना हो तो टिक करिए, और लिखने का उत्तर आता हो तो लिखने का काम करिए। अगला प्रश्न होगा कि कादम्बरी के संपादक कौन है? कादम्बरी जो पुस्तक है उसकी संपादक कौन है? अब ऑप्शनल में दिया है बालकृष्ण भट्ट, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी, जिनको प्रेमधन कहा जाता है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। इस प्रश्न का उत्तर होगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। प्रश्न है आनंद कादम्बरी के संपादक। तो जब संपादक का नाम लिखना होगा तो आप लिखेंगे बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। अगला प्रश्न है बाबू गुलाब राय की आत्मकथा। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा क्या है? तो आत्मकथा में जो ऑप्शन मिलेंगे आपको वो है कुछ आप बीती, कुछ जग बीती। दूसरा है मेरा जीवन प्रवाह। तीसरा है मेरी असफलताएं, और चौथा है अपनी खबर। अब इन चार विकल्पों में से सही विकल्प की तलाश करना है। प्रश्न है बाबू गुलाब राय की आत्मकथा। तो बाबू गुलाब राय ने जो आत्मकथा लिखा था उसमें यह था कि मेरी असफलताएं। इसको आप क्लिक करेंगे, यही सही उत्तर होगा, मेरी असफलताएं। और चौथा प्रश्न है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। राजा शिव प्रसाद जी को सितारे हिंद भी कहा जाता है, की रचना है। किसकी, कौन सी रचना है? तो यह है भाग्यवती, नास्केतोपाख्यान, राजा भोज का सपना और प्रेम सागर। ये चार विकल्प दिए हुए हैं, जिसमें तीसरा विकल्प उत्तर के रूप में सही होगा, जिसका आप चयन करेंगे राजा भोज का सपना। तो ये प्रश्न है, इसको आप गोलाकार कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं, और आंसर लिखना होगा तो इसका उत्तर लिख सकते हैं। ये चार प्रश्न हुए। अब इसके बाद के जो प्रश्न हैं इसी श्रृंखला में आपको आगे बताया जा रहा है। तब तक कागज कलम आप लोग तैयार रखिए और अगला प्रश्न ये लिखिए। हाँ, इसी में अगला प्रश्न है तट की खोज रचना है। प्रश्न रहेगा तट की खोज रचना है या तट की खोज किसकी रचना है। और इसमें विकल्प दिए रहेंगे, चार विकल्प है राय कृष्णदास, सरदार कुंवर सिंह, हरिशंकर परसाई और मोहन राकेश। जब ये चार विकल्प दिए हुए तो ऑप्शनल के रूप में आप इसको देखेंगे हरिशंकर परसाई जानकार लेखक है। तो हरिशंकर परसाई का नाम आप क्लिक करिएगा या गोरा करिएगा, या उत्तर लिखना होगा तो उत्तर लिखिएगा। जिस तरह के उत्तर की अपेक्षा से की जाती है उस तरह का उत्तर उस परंपरा में आप लिखते रहेंगे। अगला प्रश्न होगा खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। उत्तर जो ऑप्शन के रूप में आपके पास है वो है नंबर 1 में कृष्णावतार स्वरूप निर्णय। कृष्णावतार स्वरूप निर्णय। दूसरा है वर्ण रत्नाकर। तीसरा है गोरा बादल की कथा, और चौथा है भाषा योग वशिष्ठ। तो इसमें तीसरा विकल्प जो होगा गोरा बादल की कथा, इसको आप क्लिक करिएगा, या फिर लिखना होगा तो लिखिएगा, गोरा पेंट करना होगा तो गोरा पेंट करिएगा। जैसा होगा वैसा आप अपने सुविधा के अनुसार जो उसमें निर्देश दिया गया है प्रश्न में, उस निर्देश के अनुसार इस उत्तर की व्याख्या देंगे। अगला प्रश्न होगा 100 अजान एक सुजान। पुस्तक है 100 अजान एक सुजान। इसके लेखक कौन है? लेखक के बारे में पूछा गया है, और लेखक में जो भी ऑप्शन दिया गया है वो इस प्रकार है भारतेंदु हरिश्चंद्र, पंडित प्रताप नारायण मिश्र,
अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और बालकृष्ण भट्ट। इसमें जो उत्तर ऑप्शन आप देंगे वो लिखेंगे आप बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न होगा ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई। यो कहिए कि ब्राह्मण पत्रिका, ब्राह्मण नामक जो पत्रिका है उसका प्रकाशन किस युग में हुआ या प्रकाशित हुई। जो ऑप्शन आपको मिला हुआ है उसमें नंबर 1 है भारतेंदु युग में, दूसरा है द्विवेदी युग में, तीसरा है छायावाद युग में और चौथा है पूर्व भारतेंदु युग में। ऑप्शन आप जब देखेंगे इसमें तो इसका सही उत्तर है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग को आप ऑप्शन के रूप में उत्तर लिखना होगा तो उत्तर लिखेंगे, पेंट करना होगा तो पेंट करेंगे और टिक मारना होगा तो आप टिक मारेंगे। ये उत्तर 4 विकल्प में रहेंगे और इस प्रकार के उत्तर आप इनको देते रहेंगे। फिर अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न के क्रम में हम आपको बता रहे हैं। हाँ, तो अगला प्रश्न है अपनी खबर पुस्तक किस विधा की रचना है। अपनी खबर जो पुस्तक है वो किस विधा की रचना है। अब विधाओं की जब बात आती है तो गद्य की जो विधाएं हैं या पद्य की जो विधा है पूर्व के क्लास में हमने आपको बताया होगा। तो विधा में गद्य की जब विधाएं आती हैं तो उसमें आप पढ़े होंगे संस्मरण पढ़े होंगे, रेखा चित्र पढ़े होंगे, जीवनी पढ़े होंगे, नाटक पढ़े होंगे, आत्मकथा पढ़े होंगे, निबंध पढ़े होंगे, एकांकी पढ़े होंगे। ये सब जो गद्य की विधाएं बताए हैं तो इसमें अपनी खबर पुस्तक है, अपनी खबर आपको बता रहा है कि ये किस विधा की रचना है। तो संस्मरण, रेखाचित्र, जीवनी और आत्मकथा ये 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। तो जिसमें आत्मकथा है ये सही उत्तर होगा, इसको आप टिक करेंगे, पेंट करेंगे, गोला बनाएंगे। जो ऑप्शन आपको देना होगा वो ऑप्शन आप देंगे। अगला प्रश्न इसमें होगा साहित्य सहचर के लेखक कौन है। साहित्य सहचर के लेखक कौन है। पहले तो जो भी प्रश्न आपके मन मस्तिष्क पर पड़ता है या जो भी प्रश्न आपके प्रश्न क्रमांक पर आता है या परीक्षा में पूछा जाता है, आप 1 मिनट का ही प्रश्न क्यों न हो उस प्रश्न पर पहले मनन करिए कि इससे पहले इस प्रश्न की आवृत्ति हमारे मस्तिष्क में कभी आई है कि नहीं आई है। हो सकता है कोई प्रश्न बताते समय गुरुजन आपको डांटे हों, आपको खड़ा किए हों, किसी जगह पर पनिश किए हों। तो जब ये सब व्यवस्था तो आप याद करिए कि किस काम के लिए मुझे डांटा गया था, अब उस दिन कौन सा लेक्चर चल रहा था, कौन सा पाठ पढ़ाया जा रहा था, क्या बताया जा रहा था। तो जब वो आप उसके लिए आप डांट खाए हुए हैं और वो चीज उस चीज को अब बताया जा रहा है तो वो जब आपके मस्तिष्क में वो पाठ्यक्रम नहीं आ रहा था तो आप डांट खाए थे, फिर घर गए थे, अपने रूम पे गए थे, उसका अध्ययन किए थे। तो ये एक मेमोरेबल होता है, यादगार होता है कि इस चीज को पढ़ने के लिए गुरुजी ने हमको डांटा था और यही चीज हमने आज तैयार किया है। तो इस तरह के प्रश्न जब आते हों तो एक बार प्रश्न को दिमाग में डालिए कि इसको हम कहाँ पढ़े हैं, किस रूप में पढ़े हैं, किसने पढ़ाया है और पढ़ाते समय पठन पाठन से हट के इतर कुछ घटनाएं हुई थी और क्यों हुई थी। तो उसको जब याद करेंगे तो शायद प्रश्न आपके मस्तिष्क में पुनः आ जाए। तो इसमें अपनी खबर जो पुस्तक है वो आत्मकथा की मतलब गद्य की एक विधा में आत्मकथा है, इसका उत्तर आत्मकथा होगा। साहित्यिक सहचर के जो लेखक की बात आ रही है, सहचर साथ साथ होता है साहित्य के साथ साथ। अब जब इस संबंधित क्लास आपकी होंगे तो उसमें देखेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का नाम आता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम आता है, बाबू गुलाब राय जी का नाम आता है और जयशंकर प्रसाद का नाम आता है। अब जब सहचर है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को सहचर से जोड़िए। जब सहचर से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को जोड़ेंगे तो इसमें साहित्य के सहचर आकार हजारी प्रसाद द्विवेदी सही उत्तर है। यही आप क्लिक करेंगे, इसी को आप पेंट करेंगे, इसी को आप ऑप्शनल देंगे या लिखना होगा तो लिखेंगे। अगला प्रश्न इसमें दिया होगा माधुरी पत्रिका किस युग से संबंधित है। अब युग की बात आती है, युग का व्याख्यान पिछले कक्षाओं में आपको दिया गया है या पुस्तक में गुरुजी पढ़ाए होंगे, आप अपने सिलेबस में पढ़े होंगे। तो युग क्या होता है, ये शुक्ल युग होता है, छायावाद होता है, शुक्लोत्तर होता है और भारतेंदु युग होता है, द्विवेदी युग होता है। जितने भी युग पढ़ाए गए हैं उन युगों में देखिए अब इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है शुक्ल युग है, शुक्लोत्तर युग है, द्विवेदी युग है और भारतेंदु युग है। तो आप देखेंगे शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग
एक से संबंधित मिला हुआ है और ये द्विवेदी युग का है नहीं। माधुरी पत्रिका का प्रकाशन, तो एक बचता है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग सही उत्तर होगा, इस उत्तर को आप क्लिक कर लेंगे। अगला प्रश्न है, एकांकी सम्राट किसे कहा जाता है? एकांकी गद्य की एक विधा आपको बताया गया है, और सम्राट का मतलब होता है कि प्रभावशाली जो एकांकीकार होता है उसको हम सम्राट की उपाधि देते हैं, या साहित्य क्षेत्र में उसका अपना अलग नाम होता है, इसलिए उसको सम्राट की उपाधि दी गई है। तो एकांकी सम्राट किसे कहा जाता है? उत्तर के ऑप्शन जो दिए गए हैं उसमें रामकुमार वर्मा है, सेठ गोविंद दास है, हरिकृष्ण प्रेमी और मोहन राकेश। तो मोहन राकेश है नहीं, हरिकृष्ण प्रेमी का नाम नहीं आता है, और सेठ गोविंद दास ने को इस तरह की उपाधि मिली नहीं है। एक बचता है रामकुमार वर्मा। तो रामकुमार वर्मा का जो ऑप्शन होगा वो एकांकी सम्राट के रूप में आएगा। इसको आप सही लिखेंगे, क्लिक करेंगे, सही उत्तर होगा रामकुमार वर्मा। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा किस गद्य विधा की रचना है? फिर गद्य की विधाओं की बात आ गई। गद्य की विधाएं शुरू से आप पढ़ते आ रहे हैं। जो भी गद्य में लिखा जाता है उसके जो प्रकार होते हैं, किस तरह की, जैसे निबंध आपने लिख दिया, संस्मरण लिख दिया, डायरी लिख दिया, रिपोर्टाज लिख दिया, कहानी लिख दिया, नाटक लिख दिया, एकांकी लिख दिया, ये सब विधाएं हैं। और इन्हीं विधाओं के तहत आवारा मसीहा नामक जो रचना है, जो लेख है, वो किस विधा के अंदर है? विधा में आपको उपन्यास दिया गया है, कहानी दिया गया है, नाटक दिया गया है और जीवनी दिया गया है। और जीवनी के रूप में इसको पढ़ते हैं, ये जीवनी के अंतर्गत आता है। आवारा मसीहा की जो विधा है हिंदी की, वो जीवनी विधा है। ये उत्तर आप लिख लेंगे। चलिए, हाँ, तो इसमें अगला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार। अक्सर परीक्षा जो होती है पहले और जब भी होती रही है, एक एक नंबर के जो प्रश्न आते हैं उसमें रानी केतकी की कहानी, ये हर साल ऑप्शन के लिए साल अगर गैप दे दिया तो अगले साल कंटिन्यू हो जाता है। ये प्रश्न बखूबी हर साल लगभग आता है। तो आप इसको ध्यान देंगे कि रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? लल्लूलाल, सदर मिश्र, ईसा अल्लाह खां और मुंशी सदाशिवलाल। ये 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और लगभग ऑप्शन भी यही आते हैं। तो ऑप्शन एक बार पुनः आप देख रहे हैं, लल्लूलाल, सदर मिश्र, ईसा अल्लाह खां और मुंशी सदाशिवलाल। इसमें ईसा अल्लाह खां ये ऑप्शन सही है, इसको आप टिक कर लेंगे। और रानी केतकी की कहानी की रचनाकार ईसा अल्लाह खां जी है, ऐसा होगा। अगला प्रश्न होगा, रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया ग्रंथ। रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखा गया ग्रंथ। जब भी आप काव्य विभाजन पढ़ते होंगे तो उसमें मिश्र बंधुओं का आता है, सदर मिश्र का, वो ग्रियर्सन का आता है। तो मिश्र बंधु, ग्रियर्सन, इनके अलग अलग काव्य विभाजन बताए गए हैं। लेकिन सबने काव्य विभाजन के बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल को समर्थन दे दिया और रामचंद्र शुक्ल का ही जो काव्य विभाजन है वो अपने वहां इंटरमीडिएट स्तर तक यूपी बोर्ड में पढ़ाया जाता है। अन्य भी जगहों पर अगर काव्य विभाजन की बात आती है तो वही पढ़ाया जाता है। अब प्रश्न यहाँ है कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया ग्रंथ। तो एक चीज जान लीजिए, तो काव्य विभाजन है, और काव्य विभाजन शब्द आता है तो वो काव्य विभाजन किससे संबंधित है? तो जब उस साहित्य का इतिहास लिखा जाएगा तो काव्य विभाजन उसमें आएगा। और विकल्प जो दिया गया है उसमें यह हिंदी साहित्य का आदिकाल, तो आदिकाल तो लिखा नहीं गया। अगला दिया गया है हिंदी भाषा का इतिहास, हिंदी भाषा के इतिहास को शुक्ल द्वारा नहीं लिखा गया है। फिर अगला है हिंदी साहित्य का इतिहास और देवनागरी का इतिहास। देवनागरी का इतिहास उन्होंने लिखा है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास बचता है, यही सही उत्तर है, हिंदी साहित्य का इतिहास। और इसी हिंदी साहित्य के इतिहास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है। तो इसको आप ठीक कर लेंगे अपने हिसाब से। अब रहा है कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन है? कॉमन प्रश्न है, प्रश्न हमेशा पूछा जाता रहा है। प्रश्न के तरीके बदल जाते हैं लेकिन प्रश्न वही रहता है, और लगभग हर परीक्षाओं में कहीं न कहीं एक नंबर भी यही आता है कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन है? उत्तर में है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी,
श्याम सुंदर दास जी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी और हरदेव बाहरी। तो हरदेव बाहरी जी नहीं है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी नहीं है, श्याम सुंदर दास जी नहीं है। एक विकल्प बचता है आचार्य महादेव प्रसाद द्विवेदी। तो आचार्य महादेव प्रसाद द्विवेदी इसका सही उत्तर है। इसको आपको अपने हिसाब से बना लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि अम्बपाली किस विधा की रचना है? अम्बपाली नामक जो लेख है उसकी विधा कौन सी है? किस विधा की रचना है? अब विधाओं में अभी इसी पीरियड में आपको 4 बार विधाएं बता दी गई। कहानी होता है, उपन्यास होता है, नाटक होता है और संस्मरण होता है। तो जो अम्बपाली है वो नाटक विधा की रचना है। इसकी विधा ये नाटक है और इसको आपको अपने अनुसार फिट कर देगा। अगला प्रश्न है ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है? ध्रुव स्वामिनी जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं बहुत प्रसिद्ध नाटक है, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया है। ध्रुव स्वामिनी पढ़ाया भी जाता है, अक्सर परीक्षाओं में यह प्रश्न उपस्थित रहता है। तो इसकी विधा पूछा गया है। विधा में उपन्यास है नहीं, नाटक और एकांकी है नहीं, कहानी है नहीं। तो ये नाटक की विधा है, इसी विधा को आप चेक करेंगे। अगला प्रश्न होगा साधना के रचनाकार कौन है? साधना नामक जो पुस्तक है उसके रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन आपको दिया गया है डॉक्टर वृंदावन लाल वर्मा, मोहन राकेश, राय कृष्ण दास और रामविलास शर्मा। इसका जो सही उत्तर है वो है रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा को आप टिक कर लीजिएगा, ये उत्तर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित निबंध है जिसको जैनेन्द्र कुमार ने लिखा है, कौन सा निबंध है ये आप देखिए। तो इनके द्वारा जो लिखा गया निबंध है उसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पृथ्वीपुत्र, पूर्वोदय, कुली और पथ के साथी। ये 4 विकल्प दिए हुए हैं जिसमें जो पूर्वोदय है ये जैनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखा गया है, ये निबंध इनकी रचना है, इसको आप कर लीजिए। तो ये 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको बताया गया है इसको आप कंसंट्रेट करके मन बुद्धि लगा के ईमानदारी से पढ़ लीजिए और तैयार कर लीजिए। हमेशा आपके साथ बेटा बल बुद्धि विद्या कभी बाज नहीं होती है, ठीक? इसमें फल लगने ही लगने हैं और इसको कोई काट बांट नहीं सकता है। तो इसको आप तैयार कर लीजिए। जीवन की कोई भी प्रतियोगी परीक्षा होगी तो उन परीक्षाओं में इसका स्थान रहेगा। ये आपकी मदद करेगा हिंदी पढ़ने पढ़ाने में, परीक्षा प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने में। किसी भी प्रकार की परीक्षा होगी ये अगर तैयार है तो आपका काम निकल जाएगा। सिर्फ अगली क्लास जब होगी तो अगली बात आपको बताई जाएगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद। स्वागत है आज की क्लास में आपका। कई दिनों से एक बात आ रही थी आप लोगों के बीच से कि स्नातक स्तर पर विद्यापति के पद की व्याख्या आपको कह रहे थे कि विद्यापति के बारे में कुछ बताया गया। उनके एक पद जिसको आप लोगों ने कमेंट भी किया था कि इस पद की व्याख्या होनी चाहिए। तो आज थोड़ा सा हट के मैं ये प्रयास करूंगा कि विद्यापति का ये पद काफी पॉपुलर पद है और लगभग 1-8 वर्षों के अंतराल पर हर साल परीक्षाओं में किसी न किसी माध्यम से ये पूछ दिया जाता है, चाहे स्नातक स्तर पे है, वह स्नातकोत्तर स्तर पे है, कहीं कहीं मध्यमा स्तर पर भी या माध्यमिक स्तर पे अगर आता है तो इस पद से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, इस पद की व्याख्या पूछी जाती है। तो सबसे पहले थोड़ा सा विद्यापति के जीवन के बारे में हम जानना है कि विद्यापति का जो मूल विषय रहा है या जो मूल उनका समय रहा है वो आदिकाल का अंत रहा है और भक्ति काल का प्रारंभ रहा है। कभी कभी ये बात आती है कि विद्यापति आदिकाल के कवि थे या भक्ति काल के कवि थे। तो ये चीज आप जान लीजिए, इनके जो पद हैं वो मूलतः सभी भक्ति से संबंधित ही पद हैं और भक्ति में इनका श्रृंगार है, भक्ति में इनका वियोग है। दोनों इन्होंने लिखा है, श्रृंगार संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार दोनों के बारे में इन्होंने लिखा है। और मूलतः ये बिहार के मधुबनी के रहने वाले थे। इनकी भाषा प्राकृत, अपभ्रंश और मैथिली से मिलती जुलती रही है। इनकी जो भाषा रही है प्राकृत रही है, मैथिली रही है और अपभ्रंश रहा है। दूसरी चीज एक आप इनके बारे में जानेंगे, सूर, कबीर और तुलसी ये तीनों जो हिंदी
भक्ति धारा के मुख्य कवि रहे हैं, इनसे पहले का काल रहा है विद्यापति जी का। और यूं कहें कि विद्यापति जी 14वीं और 15वीं शताब्दी के मध्य विद्यापति का काल रहा है। 14वीं अभी बहुत कंफर्म नहीं हो पाया है, उनके पदों के अनुसार कुछ लोग 14वीं शताब्दी मानते हैं, कुछ 15वीं शताब्दी मानते हैं। तो उनके जो पद में दर्शाया गया उसके अनुसार 14वीं और 15वीं शताब्दी में उनका काल माना जाता है। और विद्यापति इतने लोकप्रिय हुए मैथिली में कि इनके पदों को वहां किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन के आरंभ में पहले इन्हीं के पद को बजा के गाया जाता है। और जन जन के कवि बने, गायन जन जन में इनके गीत प्रचलित हुए और लोग वहां गाते हैं, मोद मनाते हैं किसी भी अवसर में विद्यापति को। तो ये थोड़ी सी जानकारी विद्यापति के बारे में हमने दी है। आप इस पद को पूछ रहे थे कि सर इस पद की व्याख्या आप दे दीजिए। ये एक पॉपुलर पद है और हमेशा परीक्षाओं में पूछा गया है, आता है। तो आज हम विद्यापति के एक पद के बारे में जानते हैं। देखिए, लिखा चानन भेल विषमसर रे भूषण भेल भारी। पद का पहला लाइन है कि चानन भेल विषमसर रे भूषण भेल भारी। अब इसमें ये जान लीजिए, चानन का मतलब होता है चंदन, भेल का मतलब है होना, विषम मीन्स होता है विष के समान या विपरीत परिस्थितियों में, या विषम सर मीन्स होता है बाण, भूषण मीन्स होता है वस्त्र या आभूषण, भेल मीन्स होना और भारी। कहते हैं कि चानन भेल विषम सर रे भूषण भेल भारी, अर्थात वियोग या विरह के कंडीशन में नायिका की जो स्थिति है उसके माथे का चंदन विष के समान लग रहा है। अर्थात चंदन का जो गुण शीतलता प्रदान करना है वो अपने गुण से इतर या वियोग के कंडीशन में वो विष के समान प्रतीत हो रहा है। और भूषण, उसके जो आभूषण वस्त्र आदि हैं वो भार लग रहे हैं उसके शरीर पे। अर्थात यो कहें कि विरह की स्थिति में उसका श्रृंगार उसको अच्छा नहीं लग रहा है। अब कह रहे हैं कि सपने हर नहीं आए रे। उनके जो प्रीतम हैं, उनके जो पति हैं, उनके जो प्रिय हैं, जो प्रेमी हैं, जो ईश हैं, वो अब सपने में भी नहीं आते हैं। सपने हर नहीं आए रे गोकुल गिरधारी। वह गिरधारी जो एक बार मथुरा चला गया, अब उनके सपने में भी वह प्रिय उनको मिलता या प्राप्त होना दुभर हो गया है, अर्थात नहीं आता है। अगली लाइन है कि एक सर ठाड़ कदम तर रे पथ हेरथ मुरारी। एक सर ठाड़ कह रहे हैं कि एक सर मीन्स होता है अकेले, एक सर ठाड़ कदम तर रे, अर्थात कदम के वृक्ष के नीचे अब वह अकेली खड़ी है। पथ हेरथ मुरारी, उस मार्ग को देख रही है जिस मार्ग से उसका प्रीतम, उसका प्रेमी, उसका पति या यूं कहें कि उसके आराध्य कृष्ण मथुरा गए थे, उस पथ को वह अकेले निहार रही है कदम वृक्ष के नीचे खड़ा होकर के। अगली लाइन में बताया गया है कि हरिबिन देह दगद भलरे झामर भेल सारी। हरिबिन अर्थात उसके ईश्वर के बिना, उसके प्रेमी के बिना, उसके नायक के बिना, उसके वियोग में, विरहाग्नि में उसका शरीर जल रहा है। प्रेमी या प्रिय के वियोग में, वियोग और विरहाग्नि में उसका शरीर जल रहा है। दग्ध भेल और झामर भेल सारी, और उसकी जो साड़ी है, जो वस्त्र हैं, वो मलिन हो गया है, मैले हो गए हैं। झामर भेल सारी, जाह जाह तोहे उधव रे तोहे मधुपुर जाए। कह रहा है कि जाओ जाओ हे उद्धव, अब तुम मधुपुर चले जाओ, तुम मथुरा चले जाओ, यहाँ अब तुम्हारा कोई काम नहीं है, क्योंकि जिस ज्ञान की तुम बात करते हो वह ज्ञान हमको विरह उत्पन्न करता है विरहाग्नि में, और हमको जलाता है। और चंद्र बदन नहीं जीवत रे बध लागत का है। वो जो तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म उपासना की बात है, जो ज्ञान की बात है, उसमें यह जो चंद्र बदन है, वो जो स्त्री है, नायिका है, वो क्या हो जाएगी, जल जाएगी। उसके मरने और उसके हत्या का पाप आप अपने सिर क्यों लेना चाहते हैं? ऐसे में हे उद्धव, जाओ तुम मधुपुर चले जाओ। कह रहे हैं कि भन ही विद्यापति तनमन रे सुन गुणमति नाही। विद्यापति जी कहते हैं कि हे गुणी औरत, हे चतुर औरत, हे सखी, हे
प्रेमिका जो कृष्ण के वियोग में तुम पड़ी हो, भले विद्यापति तन मन रे मन लगा करके यह सुन लो, हे गुणवती नारी गुणी स्त्री चतुर स्त्री, मन लगा करके यह बात सुन लो। आज आओ तहरे गोकुल रे पथ चल झटझारी, अर्थात ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि मुरारी अर्थात कृष्ण आज गोकुल आ रहे हैं। तुम अपने सखियों के समूह के साथ जाओ और झट से मथुरा से गोकुल आने वाले मार्ग को सफाई कर दो, उसको झाड़ दो, बुहार दो, उस पर पुष्पाल लगवा दो, क्योंकि तुम्हारी मनोरथ दशा पूरी होने वाली है। आज कृष्ण गोकुल आ रहे हैं। तो मित्रों, ये पद रहा जिसकी व्याख्या आप कहे थे, इसकी व्याख्या मैंने दे दिया है। इसमें जो कठिन शब्द हैं, चांदन चंदन कहते हैं, भेल में सोना, विषम में विष के समान, भूषण वस्त्र होता है, भेल भारी होता है, और सपने में सपना होता है। सपने में मतलब जब से गए वो सपने में भी नहीं आए, ये सब इक्सर कहते हैं अकेले को। और ये सब आप जानते, पथ हैरत, पथ हैरत मैंने रास्ते को निहारना, और हरिबिल देह दगत, दगत मीन्स होता है बिरहार में जलती हुई शरीर की जो अवस्था है उसको दगत बेल कहते हैं। और झामर भेल सारी, झामर कहते हैं मलिन होना या मैला होना। और उधो तो है मधुपुर जाए, अर्थात तुम जहाँ से आए हो वहाँ पुनः वापस चले जाओ, जो कृष्ण का संदेश लेके आप आए हो, इसलिए आप मथुरा चले जाइए। और चंद्र बदन मतलब उस नायिका की बात है जो चंद्रमा के समान बदन वाली है, वो अब जीना नहीं चाहती है तुम्हारे इस कपटपूर्ण या इस ईश्वर की आराधना जिसको आप बता रहे हो, उसके विवाह में वो जल के मर जाए, ऐसा आप क्यों आरोप अपने सिर पे लेना चाहते हो। इसलिए ये उद्धव तुम अपना ध्यान लेके वापस चले जाओ। और विद्यापति कहते हैं कि हे गुणवती स्त्री, ध्यान से सुनो, गोकुल गिरधारी आने वाले हैं, तुम अपने सखियों के समूह को इकट्ठा कर लो, उस मार्ग को साफ कर दो, बहार दो, झाड़ दो, स्वच्छ रखो, ताकि वो इस पे आए, उनको कोई कठिनाई नहीं हुई। तो ये 15 कठिन शब्द बता दिए गए। हाँ, तो ये विद्यापति के बारे में जान रहे थे, ये अपना जान गए। तो 3 चीज आपको हमेशा याद रखिएगा जब भी बात आती है कि विद्यापति किस काल के कवि हैं, तो इसमें आप ये हमेशा ध्यान रखें, आप आदि काल लिखेंगे तब भी आपकी बात सही हो जाएगी, और भक्ति काल लिखेंगे तब भी सही हो जाएगी। क्योंकि आदि काल और भक्ति काल के मध्य में इनका प्रादुर्भाव हुआ है। इनकी जो लेखनी है, इनकी जो कवि वो है, कविताएं हैं, इनके जो पद हैं, उसके आधार पर आदिकाल और भक्ति काल के तथा मध्य पूर्व का काम किया है विद्यापति ने। इनकी भाषा हमेशा जो रही है वो मैथिली रही है, मैथिली रही है, अपभ्रंश का इन्होंने प्रयोग किया है, और प्राकृत भाषा रही है। तो प्राकृत, अपभ्रंश और मैथिली का मिला जुला संयुक्त रूप इनके में दिखाई देता है। एक चीज आपको, 2 चीज हो गया, एक तो आदिकाल में रहे हैं, ये भक्ति काल में भी इनसे काम चल जाता है। भाषा इनकी आप हो गई। सूर, कबीर और तुलसीदास जी जो भक्ति काल के प्रख्यात रहे हैं, विद्वान रहे हैं, प्रख्यात लेखक रहे हैं या रचनाकार रहे हैं, उनसे पहले कहेंगे। ये सवाल आता है कि सूर, कबीर, तुलसी से पहले के थे कि बाद में थे, तो लेस मात्र में मन में संशय न रखिए, सूर, कबीर, तुलसी से पूर्व के रहे हैं ये। और इनके गीत इतने लोकप्रिय हुए हैं कि आम जनमानस में झंझन में गाया जाने वाला गीत है। अभी आप जब देखेंगे ये मीडिया के माध्यम से, तो जो भी वहाँ कार्यक्रम होते हैं, वो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हों या फिर धार्मिक कार्यक्रम होते हों, किसी का व्यक्तिगत कार्यक्रम कोई होता है या राजनीतिक कार्यक्रम होता है, तो इन मंचों पर जो गवैयों को बुलाया जाता है वो वहाँ स्थानीय पहले विद्यापति के पद से ही आरंभ करते हैं। अर्थात उनको वो स्थान प्राप्त है जैसे हम कोई काम करने से पहले गणेश वंदना करते हैं, किसी ईश्वर की आराधना करते हैं, वहाँ के लोग इनके पदों को उसी भाव में देखते हैं। हम अपने वहाँ तुलसीदास की कविताएं पढ़ते हैं, चौपाइयाँ पढ़ते हैं, दोहे पढ़ते हैं, रामचरितमानस का वो पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, और वहाँ कोई इस तरह का कार्यक्रम होता है तो वो विद्यापति के पद पढ़ते हैं। और उनके सुर लय भी हैं, जैसे वो गाते हैं कि चानन भेल विषम शरीरे भूषण भेल भारी। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट
गाने बजाने के ये साधन हैं उन पर इन गीतों को गाया जाता है और वो लोग आनंदित होते हैं। तो ये थोड़ा सा विद्यापति के बारे में रहा, आप जान समझ लीजिए। फिर अगली क्लास जब बनेगी कभी तो विद्यापति के बारे में आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। कुछ और पूछना जानना हो तो हमसे आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।